स्टार्ट करते हैं फिर से। इंटरनेट इशू हो गया था, दोबारा से एमसीक्यू पढ़ते हैं। जरा गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा लॉजिकल एमसीक्यू है। क्या ये रहा है कि ऑस्कर जो है ना, ऑस्कर ना स्टार्ट कर रहा है सोल ट्रेडर बिजनेस है। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 7 वो कह रहा है इस दिन को ही एम्प्लॉयड हिज डॉटर, उसने मेरी डॉटर को एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस का मतलब ये है कि अब वो उसकी बेटी आएगी और बिजनेस संभालेगी फॉर बिजनेस। एंड टुक द कंप्यूटर फ्रॉम स्टोर रूम। अब देखो नॉर्मली, मुझे बताओ यहाँ तक की स्टेटमेंट, जहाँ तक की स्टेटमेंट से कंप्यूटर्स जो हैं वो उसके लिए नॉन करंट एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं? सिंपल ये बताओ पहले। इस यहाँ तक की स्टेटमेंट, जब तक वो उसको नॉर्मली सेल कर रहा है कंप्यूटर, उसके लिए नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है बिजनेस की नज़र से? नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है? हाँ बताओ भाई, सबने बताना है। हाँ, अब देखो, एक कॉन्सेप्ट सीख लो। नॉर्मली आप देखो ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर्स, एसी, हीटर्स, ये दिखने में नाम से क्या लग रहे हैं? सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स। और होते भी नॉन करंट एसेट्स ही हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक केस बताऊं, और केस ये है कि हम अगर इनमें से जो भी, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज है जो हम बेच रहे हैं, यानी हम वो सेल कर रहे हैं। अगर हम अगर हम फॉर एग्जाम्पल, हमारा लैंड का बिजनेस है, हमारा बिल्डिंग्स का बिजनेस है, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमारा कार, कंप्यूटर्स, एसी, हीटर्स, इनका बिजनेस है, उस केस में तो भाई ये हमारी इन्वेंट्री होगी। उस केस में तो ये हमारी इन्वेंटरी होगी। दिखने में नॉन करंट एसेट है। अगर ये कंपनी अपने 12 माह से ज्यादा यूज करेगी और उससे फायदा उठाना है, उसके ऊपर ट्रेड, कोई और ट्रेड करनी है तो ज्यादा चीज है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट ही ये है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, तो उस केस में अगर देखा जाए, उस केस में तो भाई ये जो इन्वेंटरी है, उस केस में अगर ये जो आपकी जो चीज आप बेच रही हो, तो आपकी इन्वेंटरी हुई। और अगर ये आपकी इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी तो आपका करंट एसेट्स है। हाँ, अगर मैं कहता ये बिजनेस में यूज होंगी, सेल करने के लिए नहीं रखी हुई, यूज करने के लिए रखी हुई है, यानी अगर इनका केस हो जाए तो इनको यूज करना है, इनसे फायदा उठाना है, तो फिर ये नॉन करंट एसेट्स है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? सरमद, आपको क्लियर है? आपने नॉन करंट एसेट भी बोला था। सरमद, पॉइंट क्लियर है? अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो बताओ। हाँ, गुड हो गया। अब अगर ये नॉन करंट एसेट है तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा नॉन करंट, सॉरी, अब ये अगर ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के बारे में एक बात सीखते हैं, एक बात सीखते हैं। देखो तुम लोगों को अगर अभी हमने वैसे स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली पढ़नी है सारी की सारी, लेकिन अगर मैं अभी तक बेसिक नॉलेज पे, बेसिक लेवल पे आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ी होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल्स से। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपका यहाँ पे क्या आता है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो तो आपका क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब जरा यहाँ पे जरा गौर से देखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, अपना फॉर्मूला वो ये होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, इसके अंदर सारी की सारी जो आप इन्वेंटरी इन्वेंटरी खरीदते हो इन्वेंटरी खरीदते हो ना, वो सारी की सारी इसमें आ रही है। देखो परचेजेस, ये परचेजेस में क्या है, जो आप कोई चीज बाय कर रहे हो अपनी इन्वेंटरी, तो आप उसको ऑब्वियसली परचेजेस में डालोगे। इसका मतलब आपकी जो इन्वेंटरी है, यानी ये जो इन्वेंटरी वाला एसेट है, करंट एसेट्स, ये अगर एसओएफपी में आता है, जब आप क्लोजिंग इन्वेंटरी के तौर पे बच जाता है, जब बाकी बच जाता है, तो हम इसको यहाँ से माइनस क्यों करते हैं? यहाँ इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि इसने जाके एसओएफपी में जाना होता है। लेकिन आप एक बात यहाँ याद रखो, यहाँ पे एक बात याद रखो कि नॉर्मली जब एसपीएल में होता है तो ये कहाँ होता है? परचेजेस के अंदर होता है, परचेजेस के अंदर होता है। अब परचेजेस का मतलब ये है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर है। तो अगर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमने कहीं पे क्रेडिट करना है इन्वेंटरी को, यानी इन्वेंटरी को खत्म करना है, तो हम, अगर मैं क्रेडिट इन्वेंट्री की जगह
क्रेडिट पर, सॉरी, क्रेडिट इन्वेंट्री की जगह क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दूं, तो बात तो एक ही है ना। बात तो, इफेक्ट तो दोनों का सेम ही है कि मैंने क्रेडिट किया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। इसका मतलब ये है कि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से थोड़ा सा माल कम कर दिया है। मैंने क्रेडिट किया क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स की अपनी नेचर होती है डेबिट। ठीक है। तो डेबिट नेचर के बदले अगर मैं कुछ इसके निकाल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेंटरी भी क्रेडिट कर सकता हूँ और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्रेडिट कर सकता हूँ। ये थोड़ी एडवांस लेवल बात है। F3 लेवल पे अगर देखा जाए तो इस तरह की टेस्टिंग हो सकती है कि वो आपको क्रेडिट इन्वेंटरी की जगह क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज कर सकता है, बट वो यूज कर सकता है। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है कि मैं अगर कहीं पे इन्वेंटरी क्रेडिट करनी है तो उसकी जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर दूं तो ये ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपको क्लियर है ये बात तो ये तो गुड हो गया। फिर हम जाते हैं जरा इस तरफ एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू में देखो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने यही किया। एक, हाँ, उस बंदे ने यही किया है कि उसने वो जो कंप्यूटर्स थे वो पहले बेच रहा था, ही वाज सेलिंग। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है उसने वो एक स्टोर रूम से कंप्यूटर उठाया और अपने ऑफिस में ले गया। यानी पहले वो, एक मिनट जान हो रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अजान के बाद। अच्छा, तो हम लोग थे कि उसने क्या किया है, उसने कंप्यूटर को उठाया माल में से, यानी इन्वेंटरी में से कंप्यूटर को उठाया और ऑफिस यूज में ले गया। उसने ये नहीं बोला कि वो घर घर लेके गया, ऑफिस यूज में लेके गया। अब देखो उसने उस एसेट को, जो एसेट हमारा इन्वेंटरी था, उठा के ऑफिस में ले गया, यानी उस एसेट को यूज करने लग गया, यानी उसे फायदा लेने लग गया। अब अगर कोई एसेट आप यूज करते हो और ऑब्वियसली साल से ज्यादा यूज करते हो और आपका ये मकसद होता है इससे फायदा उठाऊं, तो वो आपके नॉन करंट एसेट बन जाता है। तो उसमें इस क्वेश्चन के अंदर असल में हुआ क्या है कि आपके इन्वेंटरी में से एक चीज निकली है, यानी इन्वेंटरी क्रेडिट हुई। इन्वेंटरी की जगह हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और डेबिट इन्वेंट डेबिट नॉन करंट एसेट्स, डेबिट नॉन करंट एसेट, क्योंकि वही चीज आपके इस स्टेटस से निकली और दूसरे स्टेटस में चला गई। दोनों एसेट्स हैं इसलिए नेचर डेबिट है। तो एक यहाँ पे इन्वेंट्री कम हो रही है और यहाँ पे नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये पॉइंट, ये वाला एमसीक्यू क्लियर है तो एक पर तो भाई यस लिखो। ये एमसीक्यू क्लियर है। सरमद आप बताओ, आपको क्लियर है। गुड हो गया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वुड ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। जस्ट वो ये कह रहा है सेम साइड, यानी इसमें से दो ऐसे एलिमेंट हैं। कौन सी ऑप्शन है जिसमें दो ऐसे एलिमेंट है जो सेम साइड पे आ रहे हो, या डेबिट साइड के हों या दोनों क्रेडिट साइड के हों। ये ना हो कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आप लोग मुझे बताओ इनमें से आपको कौन सा लग रहा है। आप लोग बताओ मुझे इनमें से आपको कौन सा लग रहा है। जरा दोनों देखो और दोनों बताओ कौन सा लग रहा है। असल में ना हमने अभी, एक मिनट, हमने अभी तो प्री पेमेंट और एक्रूवल पढ़ा ही नहीं है। हमने अभी अभी एक्रूवल और प्री पेमेंट नहीं पढ़ा। तो फिर हम इस एमसीक्यू को देखेंगे जब हम एक्रूवल प्री पेमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब इस एमसीक्यू को मैं नोट कर लूंगा। ये है 32 एमसीक्यू F3 का। 32 एमसीक्यू F3 का ये हम तब करेंगे जब एक्रूवल प्री पेमेंट करेंगे। वहाँ पहले इसको समझेंगे, वहाँ पे फिर हम इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमें एक्रूवल प्री पेमेंट्स का प्रॉपर पता ही नहीं। सही है, तो ये एमसीक्यू मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे।
33 MCQ को अगर हम देखें, 33 में वो कह रहा है अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन लेजर अकाउंट। इनमें से कौन से बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, कौन इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिहाज से? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बताओ इसमें कौन सा होगा, मतलब सिर्फ ये बतानी नेचर के हिसाब से। बिल्कुल दोनों ने ठीक बताया, सी ऑप्शन। क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस दोनों की डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू तीनों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। डी ऑप्शन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द रीइंबर्समेंट टू द पेटी कैश फ्लोट। पेटी कैश अभी हमने पढ़ना है प्रॉपरली, पेटी कैश की वर्किंग पढ़नी है, इसलिए इस पेटी कैश को हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर असल में मिक्स एमसीक्यूज है रिलेटेड टू, इसमें हम हमारे पास मिक्स एमसीक्यूज है रिलेटेड टू द क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ, क्या कहते हैं, पेटी कैश। ठीक है, तो इसमें और भी इसमें मिक्स एमसीक्यूज है जिस वजह से इसको हम जो है ना बाद में देखेंगे, जिस वजह से इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं इसमें से एमसीक्यूज नोट करता जा रहा हूँ और ये एमसीक्यूज हम छोड़ेंगे नहीं, जब हम टॉपिक कर रहे होंगे ये मैं साइड पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं साइड पे लिखता जा रहा हूँ कि 34 एमसीक्यूज हम करेंगे जब हम पेटी कैश करेंगे। क्योंकि कैप्लन के अंदर ना अक्सर चैप्टर ना मिक्सअप है, मतलब कि अक्सर एमसीक्यूज मिक्सअप है, जो टॉपिक हमने पहले पढ़े नहीं होते वो मिक्स कर देता है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, जब हम वो चैप्टर कर रहे होंगे तो वापस मैं ये वाले एमसीक्यूज पे आऊंगा और वो रेलिवेंट चैप्टर में से रेलिवेंट टॉपिक में से रेलिवेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे, क्योंकि हम असल में नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर आप मतलब काफ़ी चीज़ें जो कि जैसे हमें लॉजिक पता होंगी, क्योंकि FA2 में हमने FA2 लेवल पे FA1 लेवल पे पढ़ी जाती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम जब टॉपिक करें उसके साथ साथ ही करें, ताकि हमारे उस लिहाज से ही हो, नहीं तो हम मिक्सअप हो जाएंगे कि वो टॉपिक और ये टॉपिक। और जो है ना जैसे कुछ टर्म्स नहीं आ जाती हैं, कुछ चीज़ नहीं आ जाती, फिर उसमें ये कि जब तक डिटेल्ड डिस्कशन ना हो तो उसका एमसीक्यू करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भी हमने वो एमसीक्यू करना ही होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है 35 पे, क्या कहते हैं, क्या पूछ रही है? ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अभी हमने स्टेटमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को बनाना भी नहीं सीखा, ये एमसीक्यू भी नहीं है। ये भी हम तब सीखेंगे जब हम स्टेटमेंट सीखेंगे, जब हम स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे ही हमारा आगे चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स के नाम से, उसमें हम स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, उसके अंदर इसको डील करेंगे। ठीक है, उसके अंदर इसको डील करेंगे 35 एमसीक्यू को, जितना हमने पढ़ा हुआ उस लिहाज से मैं करवाऊंगा। अच्छा, अब अगर देखो तो वो ये सिंपल बोल रहा है कि एलिजा स्टार्टेड द मंथ विद अ कैश एट बैंक ऑफ 1780। ठीक है, 1780 का उसका बैंक था। सही है, उसके बाद वैसे ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू इसको हम करते हैं। इसमें सिंपल ये कह रहा है 36 में कि क्या कहते हैं आपके पास जो बैलेंस स्टार्ट पे था बैंक में वो था 1780। ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे ना BRS उसके अंदर का सवाल है, लेकिन मैं यहाँ करवा देता हूँ। 1780 आपका बैलेंस था बैंक में स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एलिजा विद ड्यू टू 200 पर वीक, 200 पर वीक। और आप अगर देखो वो पूछा पूरे मंथ का, देखो इन जून, तो अगर एक वीक में 200 की विदड्रॉल है तो फिर एक एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 वीक्स की आपके पास विदड्रॉल आ जाएंगी 800 की। यानी 1780 में से 800 आप क्या कर रहे हो? विदड्रॉ कर रहे हो, यानी इसको मैं माइनस करूंगा, 800 विदड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद कस्टमर पेड 600, कस्टमर ने आपको 600 पे करना था, लेकिन आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 5%। लेकिन आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 5%, यानी ये अगर आप ऑप्शन देखो तो 600 उसकी लिस्ट प्राइस है, उसमें अपने डिस्काउंट माइनस कर दो, उसमें आप डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक है,
अच्छा उसमें आप माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है 800 का माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। तो सॉरी 800 का नहीं, 800 का तो ये ड्राइंग्स माइनस हुई है। 600 में से आपने डिस्काउंट माइनस करना है 5%। 5% किसका? 600 का, क्योंकि आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास बन रहा है 30 का डिस्काउंट, यानी आपने आपको कस्टमर से एक्चुअल पैसे कितने आए हैं? 570। आपको कस्टमर से एक्चुअल पैसे आए कितने हैं? 570। ठीक है, एक ये चीज आ गई। एन अमाउंट ऑफ 400 वॉज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, यानी 400 रुपए की आपको अमाउंट मजीद रिसीव हुई है, क्योंकि क्रेडिट पे आपसे माल लेके गया था, उसने आपको माल दे दिया। बैंकिंग ऑफ 1200, बैंकिंग ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन। ठीक है, कैंटीन वेंडिंग मशीन में से आपने 1200 रुपए, कैंटीन वेंडिंग मशीन में से आपने 1200 रुपए बैंक कर लिए, यानी बैंकिंग कर ली, यानी कि वहां से आपने पैसे निकलवा लिए, ठीक है ना, कैंटीन, या फिर वहां पे यूज कर लिए, सॉरी यूज नहीं किए, कैंटीन रिसीट्स। एक मिनट, बैंकिंग ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन। यहाँ पे इसको इस तरह कंसीडर किया गया जैसे आपने पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, ये कैंटीन वेंडिंग मशीन से नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे बेटर ये यूज होगा एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम वहाँ पे एटीएम यूज होता है वर्ड वैसे, ठीक है, उसके मुताबिक ये करना है एटीएम मशीन, क्योंकि यहाँ पे उसने ये कंसीडर किया हुआ है सोल्यूशन के मुताबिक कि हमने एटीएम से पैसे निकलवाए हैं। ये जो सोल्यूशन, और उसमें अगर वो आप कैंटीन वेंडिंग मशीन करो तो उसका मतलब है कि आपने पैसे यूज किए हैं, ठीक है ना। तो बैंकिंग ऑफ 1200 का मतलब कि आपने पैसे निकलवाए, और आपको पैसे मिले कितने? 1200 के, जरा इसको एड अप करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ, एड अप करके फाइनल आंसर बताओ। ये सवाल भी बीआरएस यानी बैंकिंग के अंदर हमने पढ़ना है, ये सवाल भी बैंकिंग के अंदर हमने पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये सवाल सीधा था, इस वजह से मैंने आपको करवा दिया। क्या आंसर आ रहा है इसका? कैलकुलेट करो और आंसर बताओ इसका। 3150 आ रहा है सर, मत कैलकुलेट दोबारा करो, 3150 आ रहा है। 3150 इसका आंसर है। आपके पास इतना कैश है, ठीक है। इस टाइप के भी एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि हम करेंगे कहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये बैंकिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है। सही है, इसको वहां पे भी दोबारा फिर देख लेंगे, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया ना कि काफी एमसीक्यूज जो है मिक्सअप है, तो इसलिए आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ये वाला टॉपिक करेक्शन आफ्टर करेक्शन, आप हमने एक चैप्टर पढ़ना है करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, उसके अंदर हम डबल एंट्री एरर्स और टी अकाउंट के एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये वहाँ का एमसीक्यू है। 37 MCQs वहाँ का एमसीक्यू है। सही है, 37 MCQ वहाँ का एमसीक्यू है। उसके बाद 38 में एंट्री है, डबल एंट्री तो हमने की हुई है। एनडीए स्टार्टेड टैक्सी बिजनेस बाय ट्रांसफरिंग हर कार एट द वैल्यू ऑफ 5000 इनटू द बिजनेस। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? देखो वो ये कह रहा है कि एंड्रिया ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय ट्रांसफरिंग हर कार, मतलब उसने बिजनेस के अंदर अपने कार ट्रांसफर की है। सही है, यानी बिजनेस के पैसों से नहीं ली, बिजनेस के एसेट्स में जो कैश था उससे नहीं लिया, उसने अपनी गाड़ी दी है। इसका मतलब ये है कि उसने जब अपनी गाड़ी बिजनेस को दी तो बिजनेस के पास डेबिट जो चीज हुई वो तो कार हुई, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बिजनेस को पैसा देने की बजाय गाड़ी दे दी है, तो बिजनेस के पास क्या चीज डेबिट हो गई? कार डेबिट हो गई। लेकिन उसके बदले अगर ये बिजनेस के पैसों से गाड़ी आई होती तो मैं क्रेडिट करता कैश को, क्योंकि बिजनेस की कैश आई थी जिससे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉन्सेप्ट समझा था। लेकिन उसने बिजनेस का कैश नहीं दिया, उसने अपनी अपनी गाड़ी उसके नाम की है, इसका मतलब उसने बिजनेस में इन्वेस्ट जो चीज किया वो पैसा नहीं किया, गाड़ी की है, तो इस वजह से क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि उसने कैपिटल को यूज, कैपिटल में गाड़ी को यूज किया, ठीक है ना। तो कार कितने की गाड़ी थी? 5000 और 5000, तो ये 5000 से एंट्री बन जाएगी, और इसकी ऑप्शन क्या होगी? डेबिट कार क्रेडिट कैपिटल, सी ऑप्शन होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सी ऑप्शन क्लियर है 38 की? सी ऑप्शन क्लियर है 38 की?
गुड हो गया। अब 39 पे जा रहे हैं। 39 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है, हमने हमने जब ट्रांजैक्शन पढ़ी थी वो क्या क्या कहते हैं, जब आपका जो वो परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसको स्टोर्स कहता है कि भाई मुझे माल चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करता है किसको, स्टोर्स को। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करता है किसको, स्टोर्स को। और स्टोर्स को ऑर्डर करके कहता है, स्टोर्स को ऑर्डर करके कहता है कि सॉरी, स्टोर्स उसे कहता है, ये कहता है कि सप्लायर को, सप्लायर को, और सप्लायर को ऑर्डर करके परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे माल चाहिए, ठीक है ना। अब ये सप्लायर को जब वो ऑर्डर कर रहा होता है तो वो जो डॉक्यूमेंट भेजता है वो क्या होता है, परचेज ऑर्डर। वो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन सी ऐसी चीजें जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है इसका पर्पस। अगर हम पहला पढ़े, इट इज इशूड टू सप्लायर, वो ये कह रहा है कि ये सप्लायर को इशू किया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक लग रही है क्योंकि ये सप्लायर को ही इशू किया जाता है। टू रिक्वेस्ट supply of goods from them on the specified on terms specified within the order। मेरा ख्याल है ए ऑप्शन ही है। बेसिकली ए में वो यही कह रहा है कि ये सप्लायर को डॉक्यूमेंट दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई मुझे हमें माल चाहिए, ठीक है। और विद इन द टर्म्स स्पेसिफाइड टर्म्स का मतलब जो आपने सेलिंग प्राइस, लीड टाइम और सारी चीज़ें उनका स्पेसिफाई की हैं विद इन द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर के अंदर प्लेस है, तो इसका ऑप्शन ए ही है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है। बाकी पढ़ लेते हैं। इट इज इशूड टू द कस्टमर, नहीं, कस्टमर को थोड़ी ऑर्डर देते हैं, आप सप्लायर को ऑर्डर देते हो। इट इज इशू टू द सप्लायर एज अ नोटिफिकेशन ऑफ पेमेंट। भाई नोटिफिकेशन ऑफ पेमेंट के लिए कि हमने पेमेंट कर दी है, कर दी है, इसके लिए आप ऑर्डर नहीं प्लेस करते, ठीक है। इट कंफर्म्स दैट द प्राइस दैट विल चार्ज बाय द सप्लायर फॉर, नहीं, प्राइस के बारे में तो भाई इसमें होता ही नहीं है, ये सिंपली इसकी फिर ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, जिसमें सिर्फ ये क्या है कि आपकी जो सप्लायर के साथ जो भी बातचीत डन हुई है, टर्म्स आपके साथ जो स्पेसिफाई हुई हैं उसके साथ विद इन द ऑर्डर, उसके उसके लिए उस टर्म्स के होते हुए आप माल जो ऑर्डर कर रहे हो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज करते हो, जो सप्लायर को भेजते हो, उसे आप क्या बोलते हो, परचेज ऑर्डर। तो 39 का क्या है, ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। अच्छा ये वाला अभी नहीं करना क्योंकि हमने अभी तक गुड्स डिस्पैच नोट नहीं किया हुआ। गुड्स डिस्पैच नोट हम एक और चैप्टर है वहां पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर हम गुड्स GDN पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो डॉक्यूमेंट पढ़ा था वो था GRN, गुड रिसीव नोट, ठीक है। तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, सही है। तो इसके अंदर हमने अभी नहीं देखना, सही है। इसको मैं बाद में तुम लोगों को समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 41 में वो कह रहा है, 41 मेरे ख्याल है इनवॉइस से रिलेटेड है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा हुआ है। 41 में वो कह रहा है एन इनवॉइस इज बेस्ट डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो इनवॉइस के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से इनवॉइस की बेस्ट स्टेटमेंट क्या है। एन इनवॉइस इज रेज्ड, इनवॉइस रेज मतलब बनाई जाती है। जो ये ऊपर डिलीवरी नोट और गुड्स डिस्पैच नोट, जो गुड्स डिस्पैच नोट है एक किस्म का ये सेम ही होता है, एक किस्म का ये सेम ही होता है, उस लिहाज से MCQ भी हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर मेन एक डिफरेंस है। नॉर्मली कुछ बिजनेस के अंदर डिलीवरी नोट और गुड डिस्पैच नोट एक ही होता है, कुछ के अंदर अलहदा होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंटेशन हमें डिटेल में आगे पढ़नी है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये वाला MCQ नहीं करवाया। नॉर्मली अगर आप उसकी डेफिनेशन देखोगे तो वही डिलीवरी नोट वाली बनेगी। अगर हम डिलीवरी नोट, अगर यहाँ पे हम, यहाँ पे आप कंसीडर करो ना सिर्फ डिलीवरी नोट, उसके मुताबिक अगर हम देखें भी तो हम कर सकते हैं। देखो ये सप्लाई सप्लाई कौन करता है, इट इज इशूड बाय, सॉरी ये इशू कौन करता है, इट इज इशूड बाय कस्टमर, नहीं, ये हमारा सप्लायर करता है, ठीक है ना। इट इज इशूड बाय कस्टमर, तो ये बी भी नहीं है। सी में देखते हैं, इट इज इशूड बाय सप्लायर, बिल्कुल। अगर हम डिलीवरी नोट की बात करें जो हमने पढ़ा था, वो सप्लायर इशू करता है टू देयर कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर को भेजता है। एंड स्पेसिफाइज द क्वांटिटी, बिल्कुल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है। टाइप्स ऑफ गुड्स डिलीवर टू द कस्टमर। तो असल में ये जो डिलीवरी नोट के लिहाज से अगर हम पढ़ें तो ये भी, ये ऑप्शन ठीक है, गुड डिस्पैच नोट के मुताबिक भी ठीक है। लेकिन ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो GDN है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये हमने पढ़ने, ये मैंने इस वजह से छुड़वाया था। लेकिन नॉर्मली बात डिलीवरी नोट की नजर से देखा जाए तो वो डॉक्यूमेंट जो एक सप्लायर अपने कस्टमर को भेजता है, जो अपने एक सप्लायर अपने कस्टमर को भेजता है इस नियत से, इस नियत से कि भाई इसके ऊपर सारा टाइप, सारी प्राइस और सारी चीजें स्पेसिफाई है, ठीक है, ये देख लो, ये हमने माल तुम्हें पहुंचा दिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो मैं हम लोगों ने भी, इसको भी हमने स्टडी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के अंदर है। वो चैप्टर मुझे जेन से चैप्टर नंबर निकल है, ठीक है। वो मैं जब हम स्टडी करेंगे तो फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि GDN हम यहाँ पे दोबारा पढ़ रहे हैं, सही। नॉर्मल डिलीवरी नोट के मुताबिक सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है। डिलीवरी नोट तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा इनवॉइस के बारे में मैं बता रहा था कि एन इनवॉइस इज बेस्ट, इसमें से कौन सी इनवॉइस की है, इट इज
द इनवॉइस इज रेज्ड बाय द बिजनेस and confirms only the amount due to be paid for goods and services। देखो वो कह रहा है कि ये सिर्फ एक कंफर्मेशन नोट है, मतलब सिर्फ कंफर्म करने के लिए। हालांकि मैंने आपको जब इनवॉइस बताया था, तो इनवॉइस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक डिमांड ऑफ पेमेंट है। डिमांड कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, डिमांड ऑफ पेमेंट। बेसिकली इनवॉइस का मतलब होता है डिमांड या रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर बी देखें, इट इज रेज्ड बाय द बिजनेस एंड इशूड टू सप्लायर टू रिकॉग्निशन ऑफ गुड्स। वो कह रहा है कि जो गुड्स हमने बेचे हैं उसकी रिकॉग्निशन के लिए नहीं। इनवॉइस का अपना मतलब डिमांड फॉर गुड्स है। एंड इनवॉइस इज रेज्ड बाय द बिजनेस एंड इशूड टू द कस्टमर टू कंफर्म अमाउंट। वही बात, कंफर्मेशन नोट नहीं है, डिमांड फॉर या फिर रिक्वेस्ट फॉर द पेमेंट है। अच्छा, एंड इनवॉइस इज रेज्ड बाय द बिजनेस एंड इशूड टू द कस्टमर टू रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर द गुड्स जो प्रोवाइड किए। तो ये जो जहाँ वर्ड यूज होता है ना, रिक्वेस्ट या फिर डिमांड, ये आपने